दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म रिलीज़ होगी इन द फर्स्ट प्लेस। हालांकि जब रिलीज़ हुई थी तो जितने लोगों ने देखा था उन्होंने बहुत सराहा था फिल्म को, बट इस बार जितने लोगों तक पहुंची है फिल्म, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं फिल्म देखते वक्त, लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ, एंड गाना तो पिछले आई थिंक 12 दिन से नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मैं हर बार ये बात दोहराती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जो मिशन है जिसके लिए मैं गाती हूँ, जो मेरे हार्ट पेशेंट्स की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक उन बच्चों की दुआओं की वजह से मेरी जो जर्नी है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गई, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो जाना बहुत कम होता है। कितने हो गए बच्चे? अब तक हो चुके हैं 3478 एंड अभी भी 400 से ज़्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। वेटिंग लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। वैसे आप लता जी से जब पहली बार मिली थी, हाँ जी। क्या कहा था उन्होंने आपसे? तब तो छोटी थी यार। हाँ, मैं स्कूल से आकर तुरंत मिलने गई थी उनसे, एंड उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही प्यारी आवाज़ में, एंड आई वाज जस्ट नम, क्योंकि उनको मैंने देखा और मुझे लगा कि मेरी माँ सरस्वती के दर्शन हो गए। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही खुदा। नमस्ते, मैं हूँ पलक मुछाल। ऑसम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है, अक्सर जो सिंगर होता है ना वो दिल से गाता है, पर ये सिंगर दिल से भी गाती है और दिल के लिए भी गाती है। पलक, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पलक, आपकी फिल्म रिलीज हुई सनम तेरी कसम, और चार्ट बस्टर सीधे मतलब रिलीज में। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, एंड आपसे बात करी तो ऐसा लग रहा कि फैमिली मेम्बर के साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ, बट आई थिंक पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली खुशी की बात है ये, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म रिलीज़ होगी इन द फर्स्ट प्लेस। हालांकि जब रिलीज़ हुई थी तो जितने लोगों ने देखा था उन्होंने बहुत सराहा था फिल्म को, बट इस बार जितने लोगों तक पहुँची है फिल्म, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं फिल्म देखते वक्त, लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ, एंड गाना तो पिछले आई थिंक 12 दिन से नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। सो बहुत 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 खुशी है। मैं फ्राइडे को फर्स्ट शो देखने एक फिल्म देखने गया और वहाँ पे ऑक्यूपेंसी नहीं थी। दूसरी एक और एक फिल्म रिलीज थी, वहाँ ऑक्यूपेंसी नहीं थी, और एक फिल्म हाउसफुल चल रही थी, उसमें एक सीट बाकी थी। तो मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है? तो बोले सनम तेरी कसम। मैंने कहा ये सनम तेरी कसम वापस रिलीज होके ये हाल है। तो किस तरह के अब आ रहे हैं कमेंट्स आपको रिलीज के बाद? जो प्रतिक्रिया इस बार मूवी के लिए आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ हो, फिल्म के साथ हो। राधिका जी और विनय जी जब भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो म्यूज़िक हमेशा हाईलाइट होता ही है, एंड हिमेश जी ने उस वक्त भी जितने दिल से कॉम्पोजिशंस बनाई थी, एंड समीर जी ने गाना लिखा है, द लेजेंडरी समीर जी, तो उस वक्त भी मेरे लिए गाना गाना बहुत स्पेशल था, बिकॉज द कॉम्बिनेशन वाज सच। अंकित तिवारी जी वाज माय को सिंगर। लेकिन अब जिस तरह से लोग जितनी दिल से इस फिल्म को बनाया है, इसके गानों को बनाया है, उतने ही दिल से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी नाइस। ये जब रिलीज होके जब तुम्हारा मैसेज भी आया कि चार्ट बस्टर, आई वाज सो हैप्पी। और मुझे लगा यार जीवन में कितने अनसर्टेन चीज होती है ना, अनप्लान्ड, पता नहीं कब क्या कहाँ से क्या हो जाए। हाउ डू यू फील कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें होती है? बिल्कुल, क्योंकि जब ये साल शुरू हुआ तो मैं प्लानिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। जब मैं आपसे मिली थी बचपन में ही मेरे पास अगले 10 सालों के लिए प्लान था, तो मैं सोच रही थी कि हाँ ये गाने इस साल आने वाले हैं, और एक आपको पता होता है कि इस गाने को प्यार मिलेगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, बट ये तो कहीं प्लान में था ही नहीं। एंड रिलीज़ होने वाली है ये पता था, टीम ने पहले से जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए कॉन्टैक्ट किया था,
लेकिन जैसे जैसे पहले दिन से ही जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, एंड दैट इज़ लाइफ आई थिंक। किस तरह लाइफ आपको सरप्राइज करेगी जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में है सब कुछ, हमारी कंट्रोल में है, वही लाइफ आपको सडनली बोलती है कि रुको, मैंने कुछ और प्लान कर रखा है। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। जैसा आप बता रही हैं कि बहुत आप प्लानिंग में बिलीव करती है, प्लानिंग एक हद के बाद डू यू फील कि ये वर्क करती है उस तरह से? आई फील कि प्लानिंग आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उनमें से एक है। मेहनत, फोकस, डेडिकेशन, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है। अल्टीमेटली डेस्टिनी और ब्लेसिंग्स काम आते हैं, बट ब्लेसिंग भी मुझे लगता है उसी को मिलती है जो ब्लेसिंग की वैल्यू करता है। तो हर एक लेवल पर अगर आप प्लान करते हैं, अगर आप फोकस रहते हैं, अगर आपके सामने जो पाथ है उसको ध्यान में रख के उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आई थिंक चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। सो मेरे लिए लाइफ में हर एक स्टेज पर, चाहे मैं अपनी दिनचर्या हो आम दिन की, या फिर मेरे कॉन्सर्ट्स की प्लानिंग हो, या गानों की, या रियाज, इवन रियाज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिनचर्या से याद आया कि अब ऐसा लगता ही नहीं है कि तुमको इतने से देखते आए हो कि अब तुम शादीशुदा लड़की हो। हाँ जी। क्या बदलाव आया शादी के बाद कुछ जिंदगी में? सो मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी शादी के पहले कि ऐसा हो जाता है, लाइफ बदल जाती है। बहुत सारे लोगों ने डराया भी था कि एकदम ही ज़िंदगी बदल जाएगी, शायद तुम्हें इतना काम करने का टाइम ना मिले, या जो मिशन भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा मिशन है, जिन बच्चों के लिए मैं गाती हूँ, कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंड है। तो अगर वो एरिया अफेक्टेड होता तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता। बट जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, आप मुझे हमेशा से देखते आ रहे हैं, मैं हमेशा से खुश रही हूँ, लेकिन शादी के बाद आई वुड से कि मेरी खुशी डबल हो गई है। मुझे एक ऐसे जीवन साथी मिले हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो हमेशा बस यही बोलते हैं कि जितना खुश तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने रखा है, जितना ख्याल उन्होंने तुम्हारा रखा है, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं तुम्हें उतनी खुशी दूँ। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पर्सन मिले हैं जो मेरे जीवन साथी हैं। एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि यार सेलिब्रिटी भी शादी के बाद उस फेज से गुजरता है, क्योंकि काम पे जाना है तो बर्तन भी देखना है, खाना भी देखना है, मतलब कोऑर्डिनेशन तो रहता ही है, भले खुद ना करना हो। 100% कि खाने में क्या बनेगा, ये बड़ा स्ट्रेस होता है ना। ये मतलब भारत की महिलाओं को सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है कि नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, और डिनर में क्या बनेगा, और शाम के खाने में क्या बनेगा। सो फॉर्चुनेटली मम्मा की जो ट्रेनिंग रही है ना बचपन से, वो एक मारवाड़ी लड़की वाली रही है। तो मारवाड़ी फैमिली है, तो घर में माहौल उस तरीके से रहा है कि मम्मा ने हमेशा ये चीज़ सिखाई थी कि काम बहुत ज़रूरी है, करियर बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम एक जो गृहिणी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उतनी ही ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज़ आप बाहर काम कर रहे हो तो आपका घर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैंने बर्तन भी मांजना सीखे हैं, मैंने कपड़े भी धोना सीखे हैं, मैं झाड़ू थोड़ी अच्छी नहीं लगा पाती हूँ लेकिन वो मुझे आता है। तो मम्मा ने ये सारे काम सिखाए थे, और ये भी सिखाया था सबसे बड़ी बात जो माइंडसेट होता है कि अरे हमें घर का काम नहीं करना, अरे घर का काम हम करेंगे क्या, वो माइंडसेट कभी नहीं रहा है। तो मम्मा ने हमेशा से यही बताया कि अगर आप अपने घर का काम करते हो तो बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है। सो वो जो सारी चाहे कोऑर्डिनेशन हो, जो घर का मैनेजमेंट हो, वो सारी चीज़ें नेचुरली पहले से थी। तो मेरी तैयारी बिल्कुल वैसे ही हुई थी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी जैसे तुमने कहा कि प्लानिंग भी ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी है, एक डिवाइन ग्रेस तो चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो अपॉर्चुनिटी तुमको ऊपर वाले ने दी, एंड तुमने उसको 110% से निभाया है आज तक। थैंक यू। ये किस इस जर्नी को किस तरह से देखती हो तुम? मेरे लिए जर्नी सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ऐसा मैं बोल रही हूँ, बट एक्चुअली लिटरली सपने जैसी रही है। अपने बचपन से मेरी जर्नी को देखा है, एंड डेफिनेटली मेहनत तो की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा भी टैलेंटेड है, लेकिन हमेशा से मुझे एक एक्स्ट्रा वाला प्यार, एक्स्ट्रा वाली ब्लेसिंग, एक्स्ट्रा वाला सपोर्ट
मिलता है। और मैं हर बार ये बात दोहराती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जो मिशन है जिसके लिए मैं गाती हूँ, जो मेरी हार्ट पेशेंट्स की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक उन बच्चों की दुआओं की वजह से मेरी जो जर्नी है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गई, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो जाना बहुत कम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे साथ उन बच्चों की दुआएं होती है, इसलिए मेरी जिन चीज़ों को मैं एक नॉर्मल रूटीन की तरह लेती हूँ वो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती हैं। तुम्हारा गाना सुनता हूँ या कोई नया गाना आता है तो थॉट पहला ये आता है कि चलो एक बच्चे का ऑपरेशन और होगा। जी, कितने हो गए बच्चे? अब तक हो चुके हैं 3478 एंड अभी भी 400 से ज़्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। वेटिंग लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। पर खुशी इस बात की है कि अब जैसा कि आपने कहा, जब गाने आपके ज़्यादा पॉपुलर होते हैं तो कॉन्सर्ट के रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो अब एक कॉन्सर्ट से 10 से 12 बच्चों की सर्जरी हो जाती है, और वो एक बहुत बड़ा मैं डेवलपमेंट मानती हूँ अपने मिशन में। हालांकि अब भी जब कॉन्सर्ट्स होते हैं तो बच्चे एडमिट होते हैं, वो बोलते हैं कि कल पलक दीदी का शो है, परसों हमारी सर्जरी होगी। सो आई थिंक हर तरीके से वो जो मेरा मिशन है वो और मेरा म्यूज़िक है वो इंटरकनेक्टेड है। अब भले हमारे वेद पुराण हो या कुरान हो, उसमें बड़ी एक सुंदर बात वो कहते हैं कि अगर तुझे जितना चाहिए उतना दे। करेक्ट। When you are a giver, then you are a achiever. वाह, सुपर। So इस मामले में जैसा मैं कह रहा हूँ कि तुमने पूरा, उस समय तो कुछ भी लक्ष्य भी नहीं था कि तुम सिंगर बन के तुमको वो छोटी सी बच्ची राजवाड़े पे ए मेरे वतन के लोगों इंदौर में गा रही थी, और हाँ जी। वहां से अब जब तुम शोज करती हो तब एक वो कॉन्फिडेंस लेवल या वो एक अवेयरनेस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चलती है तुम्हारे कि यार अब मुझे ये यहाँ से अगर ये हो गया तो ये करना है। करेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, और मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं इस बारे में। बिकॉज जब मिशन की शुरुआत हुई थी, जब कारगिल का जो भी आपने जिक्र किया, मैं ए मेरे वतन के लोगों इंदौर में दुकान दुकान जाकर गा रही थी, तब तो पता ही नहीं था कि ये एक मेरी लाइफ का मकसद ही बन जाएगा और इतने सारे बच्चों की सर्जरीज हो जाएंगी, क्या जर्नी होने वाली है। बट हाँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली महसूस होती है, हर एक पल महसूस होती है। जब मैं सुबह उठती हूँ, आई नो दैट बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो मुझ पर डिपेंड करते हैं लिटरली अपनी लाइफ के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस लेकर बिल्डिंग तक आ जाते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चे को लिटरली ऑक्सीजन पे रख के, पूरी तरह मुझ पर फेथ रख के कि हाँ पलक तो सर्जरी करवा ही देगी। और जब कोई इतनी उम्मीद के साथ आपके पास आता है तो आप उसको निराश नहीं कर सकते, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हर पल फील करती हूँ। और ये डराता भी तो है ना पलक कि आपके ऊपर, मतलब आप वो कितना प्रेशर है कि यार ये होगा, एक पलक के पास गए तो होगा। हाँ जी, प्रेशर तो है, वो मैं डिनाई नहीं करूँगी, प्रेशर डेफिनेटली है। डर इसलिए नहीं है बिकॉज़ जब मिशन की शुरुआत हुई थी तब भी मेरे पास कोई साधन नहीं था, ना खुद के पास इतने पैसे थे कि मैं पर्सनली डोनेट कर पाती। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता है और तब आपकी शुरुआत होती है, तो एक समय के बाद जाकर आपको ये तो एक इत्मीनान इस बात को लेकर महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से तो मदद हो ही जाएगी बच्चों की। क्या बात। तो इन बच्चों से मुलाकात होती है तुम्हारी कभी? अब तो इतने साल हो गए कि 3000 बच्चों को ऑपरेशन करवा दिया तुमने, कभी ऐसी मुलाकातें होती है कभी? मोस्टली सभी बच्चों के साथ में टच में हूँ। काफ़ी सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ इंजीनियर्स बन गए हैं, कुछ डॉक्टर्स भी बन गए हैं जो खुद अब सेवा कर रहे हैं लोगों की। बहुत सारे पेरेंट्स हर बर्थडे पर, इनफैक्ट कुछ बच्चे तो अपना बर्थडे भी उसी दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है, बिकॉज एक नए जन्म की तरह ही होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो फ़ोटोज़ भेजते हैं कि आज आपके बच्चे का जन्मदिन है, और राखी पर मैं राखियाँ भेजती हूँ कुछ बच्चों को। कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, दिवाली पर आ जाते हैं। तो एक परिवार की तरह है, और मेरे लिए बहुत पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ डोनेट करने तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि मैं
हॉस्पिटल्स में जब बच्चे एडमिट होते हैं, मुझे ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर अंकल अलाउ करते हैं, तो काफ़ी सारी सर्जरीज में मैं ऑपरेशंस भी अटेंड करती हूँ, तो वो एक इमोशनल लगाव, एक जुड़ाव सा हो जाता है। ये तुमने अब उसको फाउंडेशन भी बनाया हाँ है, जी। अब 400 बच्चे लिस्ट में है हाँ और जी। वेटिंग में है। तुम कैसे, मतलब सोसाइटी, तुम अपना तो पूरा दे ही रही हो, जो तुमको जितने एफर्ट्स तुम डाल सकते हो उससे ज्यादा दे, पर क्या सोसाइटी भी उतना हेल्प कर रही है तुमको, या कर पा रही है, या अभी उम्मीद और की जानी चाहिए? सो उम्मीद तो पता नहीं की जानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पे दूसरों की मदद करते ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे ज़रिए ही मदद हो। बट हाँ, जो मेरा फाउंडेशन है पलक पलाश चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मैंने इस्टेब्लिश किया, वो इसी वजह से किया क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते थे कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। सो मेरा जो फ़ंड है वो तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाता है, तो देन आई थॉट कि कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जब बहुत सारे लोग जेन्युइन रास्ता ढूंढते हैं मदद करने के लिए, तो अगर वो मुझे जेन्युइन मान रहे हैं तो क्यों ना उन बच्चों की ज़्यादा मदद हो जाए। तो अब जो डोनेशन है मैं पब्लिकली भी एक्सेप्ट करती हूँ, सिर्फ अपने कॉन्सर्ट्स के ज़रिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो मेरे ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। तो इस तरह से मिशन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा बच्चों की मदद होगी। एक हॉस्पिटल बनाने की भी प्लानिंग है जहाँ पर निःशुल्क रूप से लोगों का इलाज हो सके। सो आई जस्ट होप कि ये और और ये बढ़े। कहाँ प्लान कर रहे हैं इंदौर अभी? में। इंदौर में, क्या बात। तो जाहिर तौर पर हमारे उज्जैनी भाई साहब सुन रहे होंगे तो वो मदद जरूर करेंगे जो आपकी हो सकती है। ये जो ग्रेस आपको मिला उससे गाने में और आपकी कला में निखार आपकी मेहनत के कारण, इस डिवाइन ग्रेस के कारण जरूर है। उस फ्रंट पे क्या क्या हो रहा है आपका संगीत के क्षेत्र में? आपने एक लेबल भी बनाया। हाँ, वो लेबल एक्चुअली पलाश का है। अच्छा, वो तो घर की बात है मतलब। और उसका नाम पल म्यूजिक है, तो वो बोलता है कि पलक और पलाश दोनों का पल मैंने ले लिया है। बट हाँ, वो पलाश की मेहनत है पूरी। बट हाँ, सिंगिंग फ्रंट में बहुत अच्छा एक फेज़ मैं मानूंगी चल रहा है। पिछले 1 साल में जो मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो अब रिलीज़ हो रहे हैं इस साल, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उनके लिए, बिकॉज़ जब बहुत सारे गाने आते हैं, आपके हर एक गाने को इतना सारा प्यार मिलता है, तो एक एक लेवल आता है जब आप सोचते हो कि हम क्या नया दे सकते हैं लोगों को, किस तरह मैं अपनी फैंस को और वैरायटी दे सकूं, ऐसा कुछ दे सकूं जो उन्होंने अभी तक नहीं सुना है मुझसे। बिकॉज फॉर्चुनेटली जब भी कोई गाना आता है ऐसा लगता है कि इसे पिछले गाने जितना प्यार मिलेगा कि नहीं, बट हर एक गाने को बहुत ज़्यादा प्यार लोग करते हैं। सो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की हैं पिछले 1 साल में, कुछ बहुत ही अमेजिंग गाने रिकॉर्ड हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनके साथ मैं हमेशा करना चाहती थी। सो इस साल को मैं अपने करियर का बहुत सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग साल मानती हूँ। मतलब कभी ऐसा होता है कि एक गाना आया, हाँ, वो गाना चल भी गया, हिट भी हो रहा है, लेकिन जब वो सुना वापस, हाँ। तो लगा यार इसमें ये और करते तो अच्छा होता। हर बार इनफैक्ट जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो मेरे साथ मैं जिनके साथ काम करती हूँ, वो मुझसे परेशान है, बिकॉज़ मैं रिकॉर्डिंग के वक्त भी जब वो बोलते थे ये बेस्ट टेक था, उसके बारे में नहीं एक और लेते हैं, नहीं मैं और अच्छा कर सकती हूँ। सो मैं कभी भी खुद के काम से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, एंड अगर मैं आधी रात को भी अपना गाना सुन लूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है, मैं ऐसा और कर देती तो बेटर होगा। तो तुम एग्जाम में भी माँ बाप को बहुत परेशान करती होगी। एग्जैक्टली। और मम्मा पापा बहुत रिलैक्स्ड होते थे, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती थी, बिकॉज मेरिट लिस्ट में भी नाम आता था, तो अच्छी स्टूडेंट थी। अभी भी पढ़ाई का शौक है, बट मम्मा बोलती थी, पापा बोलते थे कि छोड़ के आ जाना पेपर, ज़रूरी नहीं है इतना स्ट्रेस लेना, अगर कुछ नहीं आए तो क्या हो गया। बट मैं वो आधे मार्क के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती थी। गहरा के रोना भी होता था, हाँ, छूट हाँ। गया। हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है। तो ये मतलब स्ट्रेसफुल वर्किंग की आदत है तुमको बचपन से? 100%। खुद का 100% देना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मुझे लगता है कि अपनी तरफ से कमी ना हो, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों का वर्क करना ना करना, बट अपनी तरफ से कोई खलिश नहीं होनी चाहिए।
क्या बात। बहुत देर बात करते करते हो गई पलक साथ में, और थोड़ा सा अगर गुनगुनाओगे इन 2 लाइनें तो तुम्हारे चाहने वाले मुझे बहुत गरिया रहे होंगे अभी तक। अब लग रहा है 2 इंदौरी बैठे हैं। सनम तेरी कसम ही गा देती हूँ। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है सुनते ही चले जाओ, कुछ रुकने की जरूरत नहीं। थैंक यू। ये अभी पुराने गानों का बड़ा रिवाज चल रहा है कि पुराने गाने नई फिल्मों में आ रहे हैं। तुम किसी गाने को रिक्रिएट करना चाहोगी, और कौन सा गाना और क्यों? बहुत सारे रिक्रिएशंस का मैं पार्ट रही हूँ, 1 2 3 पहला नशा और मेनी अदर सॉन्ग्स। मुझे लगता है कि रिक्रिएशन का जब आप एक हिस्सा होते हो तो बहुत सारा आप पे अटेंशन होता है, इवन नेगेटिव अटेंशन भी होता है, बिकॉज लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओरिजिनल गाने से कंपैरिजन हो जाती है। बट मेरा हमेशा से यही एक प्रयास रहा है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं गानों के, उनको एक ट्रिब्यूट की तरह मैं अपना रेंडिशन दूँ। तो मैं कभी भी जब भी एक रिक्रिएशन का हिस्सा बनती हूँ तो वो एक ट्रिब्यूट के लिहाज से ही बनती हूँ। सो इसी तरह अगर मुझे ज़रूरत करनी हो किसी रिक्रिएशन के का पार्ट बनने के लिए, हालांकि वो बिल्कुल भी ओरिजिनल की तरह नहीं होगा क्योंकि वो लता जी ने गाया है, बट दैट वुड बी लग जा गले। क्या बात है। ये गाना मतलब तुम्हारे, मतलब मेरी माँ की जनरेशन से लेके तुम्हारी जनरेशन तक और उसके बाद की जनरेशन तक, ये गाना बड़ा अमर टाइप का गाना है कि हर सिंगर की ख्वाहिश। ऐसा क्यों होता है? यस, आई थिंक मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और जैसे कि आपने कहा, ये मेलोडी टाइमलेस है, ये कभी भी एज नहीं हो सकती क्योंकि जो इमोशंस हैं वो तो कभी एज हो ही नहीं सकते। एंड आई थिंक ये इतनी ब्यूटिफुली कंपोज गाया है और लिखा है, ये जो कॉम्बिनेशन है आई थिंक ये टाइमलेस है यार। लता जी से तो आप मिली हैं। हाँ मदन मोहन साहब तो हमारे मेरे आने के पहले ही इंडस्ट्री में एक्सपायर हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। उनके बेटों से जरूर मुलाकात हुई, उनके साहबजादे से वायरएफ में थे वो। लेकिन मदन मोहन के हर गाने ही वैसे ही टाइमलेस और अद्भुत है। और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स आप ऐसा चाहती कि जिनके साथ काम करने को मिलना चाहिए? हालांकि बहुत सारों के साथ आपने काम किया है। हाँ, जब मैं इंदौर से मुंबई आई थी तो एक बहुत बड़ी लिस्ट थी म्यूज़िक कंपोजर्स की जिनके साथ मुझे काम करना था, और ऑलमोस्ट हर एक नाम टिक ऑफ हो चुका है। बट जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है, जिनका मुझे हाल ही में कॉल आया है कि कोई गाना हम करने वाले हैं साथ में, विच इज़ सलीम सुलेमान जी। एंड या बस आई थिंक वही रह गए। क्या बात। और अब तो साउथ के मतलब वो एक गेटवे और ओपन हुआ है साउथ के। एमएम करीम साहब हो गए, रहमान साहब तो है ही हैं। और सो एमएम करीम सर के साथ काम करने का मौका मिला। बाहुबली का गाना उन्हीं के लिए मैंने गाया। रहमान सर के साथ काम किया। देन इलियाराजा जी के लिए भी मैंने गाया। एंड अभी बहुत सारे कंपोजर्स हैं, इनफैक्ट साउथ मूवीज़ के लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जब सामने से फरमाइश आती है। सो तमिल, कन्नड़, मलयालम गाने भी पसंद किए जाते हैं काफ़ी। तुम स्टेज शोज बहुत करती हो, स्टेज शो में कभी ऐसा कोई फैन मूवमेंट बना तुम्हारे साथ कभी किया? ये क्या हो गया मतलब ना? आई फील कि जब कॉन्सर्ट्स आप करते हो तब आपको बहुत एक अच्छा मौका मिलता है कि आप वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो, वो प्यार जो लोगों के मन में आपके लिए है। सो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब मैं बहुत ओवरवेल्म फील करती हूँ। कभी कभी लगता है पता नहीं इतने प्यार के काबिल हूँ भी कि नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की बार बार मुझे किताब दिखा रही थी। तो मैंने 1-2 बार
स्माइल दी, वेव किया, बट वो कंटिन्यूसली मुझे वो किताब दिखा रही थी। फिर शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद जाते जाते मैंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब व्हाट डज शी वांट। तो फिर उसने मुझे बताया कि ये जो मेरी किताब है, मेरे सिलेबस की किताब है, सीबीएसई बोर्ड की है, और इसमें एक चैप्टर है जो आप पर है। अरे वाह। एंड आई वाज लाइक अच्छा रियली। एंड देन टीम ने पूरी जानकारी ली और पता चला कि महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई के मॉरल साइंस के एक चैप्टर है जो मुझ पर है, मेरे मिशन से एसोसिएटेड। तो वो बहुत बड़ी बात लगी। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एक और मुद्दा है जो जिसमें हॉलीवुड में भी बड़ा त्राहिमाम चल रहा है, हमारे यहाँ पे भी उस एआई। आपका क्या टेक है इसमें? मुझे लगता है कि एडवांसमेंट तो होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हुआ है तभी हमारी लाइफ इतनी आसान है। बट अगर एआई को बहुत सारे लोग थ्रेट की तरह भी देख रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता। और उसका बेसिस सबसे ज़्यादा बड़ा ये है कि इमोशंस आप कहाँ से लाओगे। तो अगर सिंगिंग की बात होती है तो ऑटो ट्यून आज से 15 साल पहले इतना प्रचलित नहीं था, बट अब ऑटो ट्यून बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है। जैसे कि बहुत सारी गाने ऐसे हैं जो पुरानी आवाज़ों में अब एआई वर्जन्स आ रहे हैं। शाहरुख का गाना आया रफ़ी साहब की आवाज़ में। एग्जैक्टली, बट अल्टीमेटली वो टेक्निकल वर्जन ही है, वो एक ह्यूमन प्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो एज है एक ह्यूमन अप्रोच का, एक एआई अप्रोच पर, वो इमोशंस बेस्ड है। आई थिंक वो है जो रोबोट नहीं कर सकता। हाँ, मतलब मुझे वही लग रहा था कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे टेक्निक है। हाँ। कि मतलब लंग्स में हवा भरेगी, यहाँ से वोकल कॉर्ड से निकलेगी, करेक्ट, और आवाज निकलेगी। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? है ना, वो कहाँ से आएगा? राइट, है ना। हाँ। क्योंकि सुरीले गाने वाले लाखों पड़े हैं, 100%, पर दिल से गाने वाले चुनिंदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, और वो हमेशा रहेगा। तो एआई से कोई डरने की बात नहीं है मुझे। नहीं, इनफैक्ट एआई का अगर अच्छी से इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है वो हमारे लिए ही बना है। वो ह्यूमन एफर्ट कम करने के लिए बना है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। पलक, हम कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे हैं और एक मोमेंट ऐसा था कि वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लंदन में उस जगह कॉन्सर्ट करके आई जहाँ पे मतलब वहाँ पे अपना प्रेजेंस होना ही अपने आप में एक जिसको कहना है रोंगटे अभी भी खड़े हो गए। क्या फील था वो? रॉयल एल्बर्ट की हम बात कर रहे हैं, लंदन में परफॉर्म करना, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही प्रेस्टिजियस बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। और लास्ट ईयर जो कॉन्सर्ट हुआ वो मेरा तीसरा परफॉर्मेंस था वहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा ख़ास इसलिए था बिकॉज़ मैं लता जी को ट्रिब्यूट दे रही थी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आपके साथ एक ऐसा नाम जुड़ जाए जो कि मेरे लिए साक्षात माँ सरस्वती का रूप है। तो प्रोडक्शन की स्टेज से ही मेरा इन्वॉल्वमेंट था इस बार। तो हमने काफ़ी मेहनत की थी, जो म्यूजिशियंस थे वो वहीं के थे। देयर इज़ अ वेरी फेमस ऑर्केस्ट्रा कॉल्ड द बर्मिंघम फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, जिसके 128 म्यूजिशियंस थे उसमें, एंड सारे इंडिया से बाहर के थे। और वो लोग हमारे गाने बजा रहे थे मेरे साथ। एंड ए मेरे वतन के लोगों स्पेशली जब मैंने गाया तो वहाँ पर भारतीय बहुत कम थे, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जय हिंद सब ने साथ में बोला। तो एज एन इंडियन बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। वहाँ पर मेरे साथ मम्मा भी थी एंड एम भी, मिथुन जी भी थे। वो स्पेशली मुझे सपोर्ट करने के लिए वहाँ आए थे उस कॉन्सर्ट में। सो दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल थिंग। बट जैसे कि आपने कहा कि एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन माय करियर। काश की लता जी होती। वैसे आप लता जी से जब पहली बार मिली थी, हाँ, क्या कहा था उन्होंने आपसे? तब तो छोटी थी यार। हाँ, मैं स्कूल से आकर तुरंत मिलने गई थी उनसे, एंड उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही प्यारी आवाज़ में, एंड आई वाज जस्ट नम, क्योंकि उनको मैंने देखा और मुझे लगा कि मेरी माँ सरस्वती के दर्शन हो गए। और उन्होंने कहा कि बिटिया, तुम बहुत प्यारा गाती हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन जब तुम बड़ी गायिका बनोगी तब तुम अपना ये जो सेवा का कार्य है इसे जारी रखना, क्योंकि आमतौर पे जब हम बड़े बन जाते हैं तब ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, तो इन्हें हमेशा कायम रखना।
और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। क्या बात। सनम तेरी कसम की बात हम कर रहे हैं तो इस गाने का एक नया वर्जन भी आया है। हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताएंगी? सो चूँकि इतना सारा प्यार मिल रहा था इस गाने को, और नंबर 1 पे ट्रेंड करना इतने सालों के बाद वापस से सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़ी बात थी। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसका एक स्पेशल वर्जन, एक गिफ्ट की तरह, रिटर्न गिफ्ट की तरह होना चाहिए सबके लिए। सो इसे पलक मुछाल वर्जन ऑफ सनम तेरी कसम बुला रहे हैं, बिकॉज द ओरिजिनल गाना एक ड्यूएट गाना था, बट ये इंटायरली फीमेल वर्जन है जो पिक्चराइज में मुझ पे हुआ है। तो एक ट्रीट की तरह है ये, एंड ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, बिकॉज हिमेश जी के म्यूज़िक में छेड़छाड़ करना तो गुस्ताखी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस वर्जन को भी उतना ही प्यार मिले। थोड़ी देर पहले हम जो शादी की बात कर रहे थे कि क्या बदलाव आया है, तो हमारी इंडस्ट्री में काफी समय से एक ये पावर कपल का चलन चल रहा है, तो यू आर ऑल्सो पावर कपल। तो आफ्टर मैरिज वो ब्रांडिंग में और उसमें फर्क महसूस होता है? अगर एक्सटर्नल परसेप्शन की बात करूं तो हाँ, आई बी अनग्रेटफुल टू से कि नहीं। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा हम दोनों के लिए यूज़ होता है, बट जैसे कि मैंने कहा ये एक्सटर्नल परसेप्शन है, और डेफिनेटली वो बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको लोग इस तरह से देखते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज देन अगर आप पर लाइमलाइट होती है तो आपका आचरण कैसा है, आप क्या बात करते हैं, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। बट जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, वो एक्सटर्नल परसेप्शन से ज़्यादा पावर कपल, अगर मुझे अपना परसेप्शन उसमें डिफ़ाइन करना हो तो वो ये है कि हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी वैल्यूज़, हमारी संस्कार बिल्कुल एक जैसे हैं। एंड आई थिंक वो जो एक अलाइनमेंट हुआ है वो सबसे बड़ा पावर मैं कहूँगी, और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। क्या बात। मतलब एक और मेरे लिए तुम दोनों के साथ कॉमन चीज़ ये है कि तुम्हारे से मेरी पहली मुलाकात भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हुई, और मिथुन की भी मेरी पहली अच्छा। मुलाकात उनके पापा के साथ हुई थी। नहीं। अनवर का एक गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था, अच्छा। तब मेरे उनके पापा और उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लवली। क्या कहेंगी चलते चलते अपने चाहने वालों को, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या और अपने दिल से कहना चाहें? मैं इसके बाद एक गाना सुनेंगे। हाँ। मैं सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, जो मेरे पलकिन्स भी हैं वो मुझे लिटरली अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके प्यार के लिए, आपके समय के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो आशीर्वाद है ये हमेशा मुझ पर बने रहे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट ना करूँ। तो चल चलते एक गाना भी तो होना चाहिए। ओके, कौन सा गाना गाऊं? जो मन में आए। पलाश का कोई गाना सुना दो। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही खुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें, और जो आप काम कर रही है उसमें और ज्यादा इजाफा हो, लोग आपके साथ जुड़ते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस।